अगर ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो ये सोचना छोड़ दोगे कि लोग आपके बारे में क्या थिंक करते हैं। मेरा इंटेंशन क्लियर है, टू हेल्प पीपल लिव हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। और मुझे मिस मत कर देना, इसीलिए अभी सब्सक्राइब कर लो। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी स्थिति पर गौर करने वाले हैं जो बाहर से देखने में किसी सपने जैसी लगती है, लेकिन अंदर से काफी डरावनी हो सकती है। बिल्कुल, मतलब एक ऐसे इंसान की केस स्टडी है हमारे पास जिसने जीवन की हर बड़ी रेस जीत ली है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 4 मंजिला घर बना लिया है, पैसिव इनकम आ रही है और कोई स्ट्रेसफुल जॉब भी नहीं करनी पड़ रही है। बाहरी नजरों से देखने पर तो लगेगा कि अब जीवन में सिर्फ सुकून होना चाहिए, है ना? हाँ, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन हर दिन शाम के ठीक 6 बजते ही उस इंसान को एक भयानक खालीपन और डर घेर लेता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। सफलता और स्थिरता के बाद का ये जो सन्नाटा है, ये अक्सर इंसान को डिप्रेशन या बहुत ज्यादा चिंता की तरफ धकेल देता है। मैं सोच रही थी कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, ये एक बहुत ही गहरी और जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हम इंसान अगर विकासवादी नजरिए से देखें तो हमेशा संघर्ष या सर्वाइवल मोड के लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब हमेशा लड़ने के लिए तैयार। हाँ बिल्कुल, जब तक कोई संकट रहता है हमारा दिमाग उस दिशा में पूरी तेजी से काम करता है। लेकिन जब वो संघर्ष खत्म हो जाता है और जीवन में अचानक एक ठहराव आ जाता है तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज कैसे? मतलब जो बची हुई मानसिक ऊर्जा है उसे समझ ही नहीं आता कि अब कहाँ जाना है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि सर्वाइवल से निकलकर योगदान यानी कंट्रीब्यूशन के चरण की ओर बढ़ने का एक ट्रांजिशन है। अच्छा, तो ये एक शिफ्ट है और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य विषय है वो बिल्कुल यही है। स्रोतों में हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। उस सिंगल फादर की कहानी। हाँ, ये कहानी है एक ऐसे सिंगल फादर की जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और काफी साहसिक बदलाव किया है। बिल्कुल, इन्होंने टीचिंग के पेशे से होने वाले स्ट्रेस को छोड़ दिया है और उसकी वजह से जो इन्हें ओवर ईटिंग जैसी आदतें लग गई थी उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। अब सेहत इनकी पहली प्राथमिकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन्हें अवेयरनेस यानी जागरूकता के एक नए स्तर को छू लिया है। उन्होंने अपने जीवन से तनाव को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और एक स्थिरता हासिल कर ली है जी। लेकिन स्रोत बताते हैं कि समाज और रिश्तेदारों की नजरों में, हाँ, वो बाइक वाली बात, बिल्कुल, वो व्यक्ति खुद को लो क्लास महसूस करता है क्योंकि कार होने के बावजूद वो खर्च बचाने के लिए और समझदारी दिखाते हुए बाइक का इस्तेमाल करते हैं। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का असली मिशन शुरू होता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब कोई इंसान इस तरह की जागरूकता तक पहुंच जाता है तो उस शाम 6 बजे के बाद वाले खालीपन को एक सार्थक उद्देश्य में कैसे बदला जाए? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि स्रोतों में साफ लिखा है कि दिन भर वो रेंटल का काम करते हैं, अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजते हैं वे सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं। इस शाम 6 बजे के खालीपन के पीछे का विज्ञान बहुत ही रोचक है। अक्सर लोग मानते हैं कि अकेलापन एक भावना है, एक इमोशन है। हाँ, मैं भी यही सोचती थी। लेकिन स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ये अकेलापन दरअसल स्ट्रक्चर या दिनचर्या की कमी का नतीजा है। मतलब टाइम टेबल नहीं है। एकदम सही। जब दिमाग के पास प्रोसेस करने के लिए कोई नया टास्क नहीं होता तो वो क्या करेगा? वो पुरानी चिंताओं और असुरक्षाओं को ही एक लूप में चलाने लगता है। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुत शक्तिशाली इंजन हो। बहुत बढ़िया उदाहरण है। लेकिन उसे किसी गाड़ी के पहियों से नहीं जोड़ा गया है। ऊर्जा तो पैदा हो रही है लेकिन कोई दिशा नहीं है। वो इंजन बस अपनी ही जगह पर शोर कर रहा है, गर्म हो रहा है और खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल, ये एकदम सटीक मेटाफर है। खाली दिमाग और खाली समय मिलकर सिर्फ अकेलापन और ओवर थिंकिंग को जन्म देते हैं। तो इसका समाधान क्या है? उस अनियंत्रित ऊर्जा को एक दिशा देने के लिए ही स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट समाधान का जिक्र करते हैं जिसे 6 PM रिचुअल सिस्टम कहा गया है। 6 PM रिचुअल सिस्टम, ओके। हाँ, ये शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक का एक ऐसा सख्त रूटीन है जो दिमाग को भटकने का मौका ही नहीं देता। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें है शाम 6 बजे वॉक करना, फिर 6:45 बजे अडॉप्टेड बच्चे के साथ कोई फिजिकल या क्रिएटिव एक्टिविटी करना, फिर साथ में डिनर करना। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा संदेह है। मतलब क्या संदेह है? इस रूटीन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है
रात 8 बजे का क्रिएशन आवर, जहां कहा गया है कि व्यक्ति अपनी सोच को छोटे छोटे वीडियोस या रील्स के रूप में रिकॉर्ड करके दुनिया के सामने रखे। बिल्कुल। मेरे के सामने खड़ा कर देना, क्या ये उसे और ज्यादा असुरक्षित या वल्नरेबल नहीं बना देगा? ये डर स्वाभाविक है ना? सोशल मीडिया तो वैसे भी जजमेंट और ट्रोलिंग से भरा हुआ है। क्या सिर्फ 60 सेकंड कैमरे के सामने बोलने से सच में अकेलापन दूर हो सकता है? देखिए, देखने में तो ये एक बड़ा जोखिम लगता है, लेकिन अगर हम इसके न्यूरोलॉजिकल पहलू को समझें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति अकेले बैठकर सिर्फ सोचता रहता है तो उसका दिमाग पैसिव रूमिनेशन की अवस्था में होता है। पैसिव रूमिनेशन मतलब बस ख्यालों में खोए रहना? हाँ, नकारात्मक ख्यालों में, जो एंजाइटी बढ़ाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने विचारों को एक 60 सेकंड के वीडियो में ढालने के लिए स्क्रिप्ट सोचता है, अपना कैमरा सेट करता है और बोलता है, तो उसका दिमाग एक्टिव क्रिएशन मोड में चला जाता है। ओहो, मतलब वो अपनी कमजोरी को एक प्रोजेक्ट में बदल रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। अकेलेपन को हटाया नहीं जा सकता, उसे एक बड़े उद्देश्य में बदला जा सकता है। ये बात तो है। जब कोई सिंगल फादर अपनी जर्नी, अपना तनाव मुक्त जीवन या अकेलेपन से लड़ने के अनुभव कैमरे पर साझा करता है, तो वो उस खालीपन को कंटेंट और वैल्यू में बदल रहा होता है और इससे जुड़ाव महसूस होता है। बिल्कुल। ये आदत उस इंसान को बंद कमरे से निकालकर एक ग्लोबल ऑडियंस से जोड़ती है। वो सिर्फ बोल नहीं रहा है, वो अपनी एक कम्युनिटी बना रहा है। ये बात लॉजिकल तो बहुत लगती है, लेकिन एक और बड़ा विरोधाभास यहाँ खड़ा होता है। वो क्या? मान लेते हैं कि इंटरनेट पर उन्हें लोग सुनने लगे, लेकिन उस स्थानीय समाज का क्या, जो उनके बिल्कुल आसपास है, उनके पड़ोसी, रिश्तेदार, हाँ, जो उन्हें रोज देखते हैं। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार उनकी जो कार है वो पिछले 6 सालों से घर पर खड़ी है। इसका कारण कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि उनकी समझदारी है, क्योंकि उसे मेंटेन करने का खर्च महीने का 10,000 रुपए है। अब वो बाइक से चलते हैं, लेकिन आसपास का समाज इस समझदारी को तो नहीं समझता ना। बिल्कुल नहीं समझता। वो सिर्फ भौतिक चीजें देखता है। तो क्या किसी इंसान के लिए अपने ही पड़ोसियों या रिश्तेदारों के जजमेंट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर पाना मतलब व्यवहारिक रूप से संभव है? देखिए, ये एक बहुत ही कड़वा सच है जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा। स्थानीय समाज हमेशा इंसान को पैसों, कार के मॉडल और बाहरी स्टेटस से आंकता है। ज्ञान या शांति से कोई किसी को नहीं आंकता। सही बात है। किसी को क्या पता आपके दिमाग में कितनी शांति है। हाँ, समाज ये नहीं देखता कि किसी इंसान ने अपना मानसिक तनाव खत्म कर लिया है। समाज सिर्फ ये देखता है कि अरे ये तो बाइक पर जा रहा है। इसीलिए स्रोत इस समस्या को सुलझाने के लिए एक 2 लेयर रिस्पेक्ट सिस्टम का प्रस्ताव रखता है। ये 2 लेयर रिस्पेक्ट सिस्टम असल में काम कैसे करता है? क्योंकि सिर्फ शब्दों में कह देना कि समाज की परवाह मत करो, असल जिंदगी में इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल आसान नहीं है, इसीलिए तो इसे 2 परतों में बांटा गया है। अच्छा, पहली परत क्या है? पहली परत है आंतरिक सम्मान। इसके लिए आपको बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है। इसमें इंसान को खुद से 3 सवाल पूछने होते हैं। कौन से 3 सवाल? पहला, क्या मेरे शरीर की सेहत अच्छी है? दूसरा, क्या मेरे दिमाग में शांति है? और तीसरा, क्या मेरा बच्चा सुरक्षित और खुश है? बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बातें हैं ये। बिल्कुल। अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, तो वो इंसान आंतरिक रूप से सफल और सम्मानित है। स्थानीय समाज की राय इस पहली परत को नहीं भेज सकती। समझ गई। और दूसरी परत? बाहरी सम्मान कैसे मिलेगा? बाहरी सम्मान की जो परत है उसे ग्लोबल इम्पैक्ट के जरिए बनाया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा अहम मोमेंट ये है कि स्थानीय समाज बाइक चलाने पर असम्मान नहीं दिखा रहा है। तो फिर क्या कर रहा है? वो दरअसल उस इंसान की वैल्यू को देख नहीं पा रहे। ज्ञान तो अदृश्य होता है ना। हाँ, ये बात तो है। इंटरनेट उस अदृश्य ज्ञान को दृश्य बना देता है। जब YouTube या Instagram जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कोई अपने जीवन की सच्चाई और बिना दिखावे के कैसे जिएं जैसे विषयों पर बात करता है, तो पूरी दुनिया उसकी प्रामाणिकता की कद्र करती है। मतलब लोकल वैलिडेशन को छोड़ना है और ग्लोबल इम्पैक्ट बिल्ड करना है। एकदम सही। तो जब एक इंसान अपना वही ज्ञान दुनिया को देता है, तो वही आसपास के लोग जो कल तक जज कर रहे थे, उसका वैश्विक प्रभाव देखकर अपनी राय बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल मजबूर होंगे। और स्रोत का दावा है कि अगर लगातार अपनी समझदारी ऑनलाइन बांटी जाए, तो महज 6 महीने में वही समझदारी और ऑनलाइन मौजूदगी लोगों को सर बोलने पे मजबूर कर देगी। अरे वाह, 6 महीने में? हाँ, लेकिन यहाँ एक और चुनौती है। जब हम वैश्विक प्रभाव बनाने की बात करते हैं, तो संसाधनों की जरूरत पड़ती है।
बिल्कुल। और स्रोतों में ये साफ झलक भी रहा है। उस व्यक्ति का कहना है कि जीवन में बड़े बदलाव लाने और अपने विचार दुनिया तक पहुंचाने के लिए पैसे की जरूरत तो है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसे पैसे का कोई लालच नहीं है। वो वापस किसी स्ट्रेसफुल जॉब में नहीं जाना चाहता जहां उसे पैसे के पीछे भागना पड़े। तो वो क्या चाहता है? उसकी इच्छा है कि पैसा खुद चल कर आए। अब सच कहूं तो ये बात सुनने में किसी ख्याली पुलाव जैसी लगती है। मतलब क्या पैसा कभी खुद चल कर आता है? देखिए, अगर इसे बिना सिस्टम के देखा जाए तो हाँ, ये एक अवास्तविक उम्मीद लगती है। पैसा खुद चलकर नहीं आता। वही तो। इसके पीछे एक गहरा तंत्र काम करता है। आपको अपनी वैल्यू को एक सिस्टम के रूप में दुनिया को देना पड़ता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई इंसान किसी पौधे की पत्तियों को ऊपर खींचकर उसे बड़ा करने की कोशिश करे। बहुत अच्छा उदाहरण है। पत्तियां टूट जाएंगी लेकिन पौधा बड़ा तो नहीं होगा ना। पौधे को बड़ा करने के लिए उसे खींचना नहीं पड़ता, बल्कि सही धूप, पानी और मिट्टी का एक सिस्टम देना होता है। विकास फिर अपने आप होता है। बहुत उम्दा एनालॉजी है। ठीक इसी तरह पैसे को खींचना नहीं है। बिना तनाव के पैसे कमाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ न करें। तो क्या करना है? इसका मतलब है अपनी मौजूदा समझदारी को ही आय का साधन बना लेना। स्रोत में जो समाधान दिया गया है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो क्या है? पहले अपनी असलियत पर वीडियो बनाए जाएं। जब लोग जुड़ने लगे तो उनके लिए 199 रुपए से 499 रुपए की छोटी गाइडेंस कॉल्स शुरू की जाएं। मैं यहाँ फिर टोकना चाहूंगी। 199 रुपए मतलब क्या इतनी छोटी रकम से किसी को कोई वित्तीय आजादी मिल सकती है? और क्या ये चीज उस इंसान को डेस्परेट या जरूरतमंद नहीं दिखाएगी? यहीं पर मनोविज्ञान का खेल है। ये 199 रुपए सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं रखे गए हैं। तो फिर किस लिए? ये एक साइकोलॉजिकल फिल्टर है। हाँ, देखिए, इंटरनेट पर मुफ्त में सलाह मांगने वालों और ट्रोल करने वालों की भारी भीड़ होती है। वो तो है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेंटरशिप के लिए एक छोटी सी फीस रखता है तो वो उन गैर जरूरी लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देता है। जो इंसान सच में पेरेंटिंग या तनाव मुक्त जीवन पर सलाह चाहता है, सिर्फ वही वो कॉल बुक करेगा। इससे उस सिंगल फादर को एक अथॉरिटी का एहसास होता है। ये सम्मान कमाने का पहला कदम है। समझ गई। और जब ये सिस्टम स्थापित हो जाए तो आगे चलकर इसे एक डिजिटल कोर्स में भी बदला जा सकता है। बिल्कुल। और अगर इस सिस्टम से बिना किसी भारी दबाव के हर महीने 30 से 50 हजार रुपए भी आने लगे तो वो पैसा एक आजादी के उपकरण की तरह काम करेगा। मतलब आजादी का टूल। हाँ, उस पैसे से वो बंद पड़ी कार वापस सड़कों पर आ जाएगी और जिस स्थानीय समाज को सिर्फ कार की भाषा समझ आती है उसकी बोलती भी बंद हो जाएगी। एकदम सही। पैसा यहाँ दुश्मन नहीं है, बल्कि आपकी शांति को सुरक्षित रखने का एक टूल बन जाता है। ये तो हो गई पैसे और बाहरी समाज की बात। लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस केस स्टडी में मुझे सबसे नाजुक लगा। उनके रिश्ते। हाँ, जब इंसान पैसे और करियर की जद्दोजहद से बाहर आ जाता है तब उसका पूरा ध्यान अपने सबसे करीबी रिश्तों पर जाता है। स्वाभाविक है। इस व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता उनके अडॉप्टेड टीनेज बेटे के साथ है। लेकिन स्रोतों में एक बहुत ही गहरे डर का जिक्र है। वो डर क्या है? उन्हें डर है कि भविष्य में कहीं ये बेटा उन्हें नुकसान न पहुंचाए या उन्हें अकेला न छोड़ दे। देखिए, ये डर बहुत ही संवेदनशील है और एडॉप्शन के मामलों में ये मनोवैज्ञानिक असुरक्षा अक्सर देखी जाती है। और इसी असुरक्षा के कारण ना उनके मन में कई अजीब विचार आ रहे हैं। जैसे कारा यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी से एक और छोटा बच्चा अडॉप्ट कर लेना, जिसके लिए 5 साल की वेटिंग लिस्ट है। बाप रे, 5 साल। हाँ, या फिर इस बड़े बेटे की जल्दी शादी करा देना ताकि परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ सके और अकेलापन दूर हो। मतलब ये सब चल रहा है उनके दिमाग में। ये एक क्लासिक उदाहरण है जहां कोई इंसान भविष्य की अनिश्चितताओं को कंट्रोल करने की कोशिश में अपने वर्तमान को खराब कर रहा है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से सलाह देता है कि भविष्य के इन बड़े फैसलों को, चाहे वो दूसरा एडॉप्शन हो या बेटे की शादी, अभी पूरी तरह रोक देना चाहिए। ये बात सोचने वाली है। जब कोई इंसान खुद अंदर से खालीपन महसूस कर रहा है तो एक और छोटे बच्चे को उस माहौल में लाना या किसी की शादी करवा देना उस खालीपन का कोई स्थायी इलाज तो नहीं हो सकता ना। एकदम सही। और जो डर उनके मन में है कि बच्चा कहीं नुकसान ना पहुंचाए, हाँ, उसका क्या करें? उसका समाधान बच्चे को सिर्फ आज्ञाकारी बनाना नहीं है। अक्सर पेरेंट चाहते हैं कि बच्चा बस उनकी हर बात माने, जो कि होता नहीं। बिल्कुल नहीं होता। एक आज्ञाकारी बच्चा सिर्फ तब तक सुनता है जब तक आप मजबूत हैं और सत्ता में हैं। जैसे ही आप कमजोर पड़ेंगे वो आजाद होना चाहेगा।
इसके बजाय सारा फोकस उसका मजबूत चरित्र बनाने पर होना चाहिए। एक डिक्टेटर मत बनिए, एक मेंटर बनिए। और ये मजबूत चरित्र कैसे बनाया जाता है? मतलब क्या इसका कोई व्यावहारिक तरीका स्रोत में बताया गया है? बिल्कुल बताया गया है। इसका तरीका है उसे घर की जिम्मेदारियां देना। अच्छा। हाँ, शाम को सिर्फ साथ बैठकर खाना खाना ही काफी नहीं है। हफ्ते में कम से कम एक दिन गहराई से जीवन पर चर्चा करनी चाहिए। जैसे किस तरह की चर्चा? जैसे कि सही क्या है, गलत क्या है, असल जीवन के अनुभव क्या हैं। और जब वो वीडियो बनाए तो कभी कभी उस टीनेज बेटे से भी राय मांगे कि बेटा कैमरे का एंगल कैसा है, या आज कौन सा विषय बेहतर रहेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है उसे शामिल करने का, है ना? जब आप बच्चे को अपने जीवन का एक एक्टिव हिस्सेदार बना लेते हैं तो वो आज्ञाकारी से आगे बढ़कर आपका सहयोगी बन जाता है। इससे उस विश्वासघात का डर वो जड़ से खत्म हो जाता है। ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन परिवार के बाहर के जुड़ाव का क्या? स्रोतों में लिखा है कि असली दोस्तों के नाम पर उनके पास केवल एक दोस्त है जो कि बहुत स्वार्थी है। ये भी उसी ट्रांजिशन का एक हिस्सा है। जो इंसान अवेयरनेस के इस स्तर पर पहुंच गया है वो अपने पुराने सीमित सोच वाले स्थानीय समाज के साथ मेल नहीं खा सकता। हाँ, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। बिल्कुल, ये स्वाभाविक है कि उनके पुराने दोस्त अब उनसे जुड़ाव महसूस नहीं करते होंगे। स्रोत साफ कहता है कि उन्हें अपने आसपास के 100 लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या करें? उन्हें ऑनलाइन अपने विचारों के जरिए 3 से 5 ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो उनकी मानसिकता से मेल खाते हों। जब इंसान अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाता है तो उसकी ट्राइब या उसके जैसे लोग खुद ब खुद उसे ढूंढ लेते हैं। मतलब समस्या बेटे में या समाज में नहीं है, समस्या उस खालीपन को सही दिशा न मिलने में है। एकदम सही। लिए एक ठोस योजना की जरूरत है और हमारी केस स्टडी एक बहुत ही स्पष्ट 90 दिन का ब्लूप्रिंट प्रदान करती है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है बल्कि एक सिस्टम है। हाँ, और इस 90 दिन के सिस्टम को 3 अलग-अलग फेज में बांटा गया है जो बिल्कुल एक इमारत की नींव रखने से लेकर उसकी छत डालने जैसा है। तो पहला फेज क्या है? पहला फेज है दिन 1 से 30। इसे जीवन को स्थिर करना कहा गया है। अगर कोई इंसान पहले ही दिन से वीडियो बनाने लगेगा तो क्या वो घबरा नहीं जाएगा? मतलब इस पहले महीने का असली फोकस क्या है? देखिए, इस पहले महीने का लक्ष्य सब कुछ रातों रात बदलना नहीं है बल्कि नियंत्रण हासिल करना है। अच्छा। घर के कुछ बुनियादी नियम बनाना, जैसे घर में कोई किसी पर चिल्लाएगा नहीं, जंक फूड पूरी तरह छोड़कर घर का सादा खाना खाना ताकि सेहत में सुधार हो, और स्ट्रेस ईटिंग की आदत छूटे। और सबसे जरूरी काम, परफेक्शन या महंगे कैमरों का इंतजार किए बिना अपने फोन से अपनी असलियत पर रोज एक वीडियो बनाना शुरू करना। हाँ, लेकिन इस फेज में फ्रिक्शन या रुकावट तो बहुत ज्यादा होगी ना। दिमाग बार बार कहेगा कि लोग क्या कहेंगे या मेरी आवाज अच्छी नहीं है। बिल्कुल कहेगा। इसलिए पहले 30 दिन रिजल्ट के लिए नहीं है, वो सिर्फ इस फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए है। समझ गई। इसके बाद आता है फेज 2, दिन 31 से 60। इसे अपनी पहचान और आय बढ़ाना कहा गया है। तो जब इंसान 1 महीने तक लगातार कैमरे का सामना कर लेता है तब जाकर उसके अंदर एक आत्मविश्वास आता है। अब इस दूसरे महीने में वो क्या अलग करेगा? दूसरे महीने में थोड़ा रणनीतिक होना पड़ता है। अब वायरल हुक्स का इस्तेमाल करना शुरू करना होता है। हुक्स मतलब? यानी वीडियो की शुरुआत ऐसे शब्दों से करनी है जो सीधे लोगों का ध्यान खींचे। हाँ। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनसे बात करने हैं। यहीं से वो असल जुड़ाव महसूस होना शुरू होगा जो खालीपन को खत्म करेगा। और इसी फेज में वो इन 90 रुपए वाली गाइडेंस कॉल्स की शुरुआत करनी, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। और फिर आता है अंतिम चरण, फेज 3, दिन 61 से 90, विस्तार और सम्मान। बिल्कुल। इस आखिरी चरण तक पहुंचते पहुंचते वो व्यक्ति सिर्फ एक ऐसा इंसान नहीं रह जाता जो घर में अकेला बैठा है। तो वो क्या बन जाता है? यहाँ उसे एक कम्युनिटी या व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है जहां वो उन 3 से 5 गहरे और सच्चे लोगों को जोड़ सके जो उसकी तरह ही सोचते हैं। ये एक चलते हुए पुल को बनाने जैसा है। अब वह समाज में एक रियल लाइफ मेंटर की तरह स्थापित हो जाता है। ये एक बहुत ही शानदार और व्यवहारिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि इस व्यक्ति ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भारी मेहनत करके एक बहुत ही परिपक्व जीवन बनाया है। इसमें कोई शक नहीं है। 4 मंजिला मकान बनाना, एक बच्चे को अकेले पालना और मानसिक शांति के लिए एक स्ट्रेसफुल करियर को छोड़ देना, ये कोई छोटी उपलब्धियां नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनका ये जो संघर्ष है और ये शाम का अकेलापन, ये कोई कमजोरी नहीं है। ये दरअसल जीवन के अगले स्तर का दरवाजा है,
ये बुनियादी जरूरतों और स्टेबिलिटी से निकलकर कंट्रीब्यूशन फेज में जाने की पुकार है, जहां वे अपनी इसी समझदारी का इस्तेमाल करके दूसरों की मदद करेंगे। उन्हें बस अपनी असली पहचान को छुपाना बंद करना है। इस केस स्टडी ने वाकई कई पुरानी धारणाओं को चुनौती दी है और सुनने वालों के लिए इसके अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर गौर करना जरूरी है। वो क्या? एक ऐसे समाज के बारे में सोचना बहुत दिलचस्प है जहां लाखों लोग अपने जीवन में उसी शाम के 6 बजे वाली स्थिति में फंसे हुए हैं। सच कहा आपने। एक ऐसी स्थिति जहां कई लोगों ने बुनियादी चीजें, घर और स्थिरता तो हासिल कर लिए, लेकिन उसके आगे का रास्ता उन्हें नहीं पता। बिल्कुल। और एक सार्थक उद्देश्य के लिए कोई नया सिस्टम बनाने की बजाय वो अपने उस खालीपन को ओवरथिंकिंग, वेब सीरीज या समाज की झूठी उम्मीदों से भरने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो कि बहुत दुखद है। तो सवाल यह है कि क्या ये संभव नहीं है कि स्थानीय और सीमित समाज से मान्यता पाने की उस अंधी दौड़ में इंसान पूरी दुनिया पर अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का एक बहुत बड़ा मौका गंवा रहा हो? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को अपनी जिंदगी के खालीपन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। वाकई वो खालीपन कोई सजा नहीं है, वो एक बड़े उद्देश्य के लिए खाली की गई जगह है। बस उस ऊर्जा को एक सही दिशा देने की जरूरत है। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहने और चीजों को गहराई से समझने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।